नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना को समर्पित आपका अपना YouTube चैनल। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम अपने सभी सब्सक्राइबर से अपील करना चाहेंगे कि वह चैनल की मेंबरशिप लें और हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना की बातें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सांप्रदायिकता से मुकाबला करना आपके बिना संभव नहीं है। इसलिए चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। आज का वीडियो राहुल गांधी की राजनीति पर है। राहुल गांधी पर हमारी किताब पहले ही आपके सामने है। आप में से जिन लोगों ने वह किताब नहीं पढ़ी है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वह किताब जरूर एक बार पढ़ें और समझें कि राहुल गांधी की राजनीति कैसे परंपरागत राजनीति से एकदम हटकर है। राहुल की राजनीति नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर के रास्ते पर है। इन सब की राजनीति का केंद्रीय तत्व वोट नहीं था। इनकी राजनीति का केंद्रीय तत्व था देश पहले, जनता के मुद्दे पहले, नागरिक सवाल पहले और नागरिक पहले। नेहरू अपने भाषणों में बार बार इस बात को दोहराते रहे कि मैं आपसे वोट की भीख नहीं मांगूंगा, मैं आपका काम करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा। राहुल गांधी बिल्कुल उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में अपने गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, आमतौर पर भारतीय राजनेता वैसा कुछ भी नहीं कहते। भारत में आपको याद है, कभी आपने लाल कृष्ण आडवाणी का भाषण सुना हो, अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुना हो, इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना हो, अमित शाह का भाषण सुना हो। हमारी स्मृति में ऐसा भाषण नहीं आता जब सार्वजनिक रूप से आप अपने नेताओं की आलोचना करें। राहुल गांधी की यही खासियत उनको दूसरे नेताओं से एकदम अलग करती है। राहुल गांधी के भाषण की 3 सबसे बड़ी बातों को समझते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आपको यह वीडियो पूरा सुनना होगा क्योंकि राहुल गांधी के भाषण पर बहुत कम बात होती है। ज्यादातर हेडलाइन जल्दबाजी में बनाए जाते हैं और उनमें ऐसी बुनियादी बातों का विश्लेषण ही नहीं होता। राहुल गांधी की पहली बात, किसी पार्टी के नेता आमतौर पर ऐसा भाषण नहीं देते जिसमें आप पार्टी की आलोचना कर रहे हैं और पार्टी के नेताओं को पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र यही है कि आप अपनी पार्टी की आलोचना सार्वजनिक रूप से करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीजेपी आरएसएस पर कोई भी सीधा हमला नहीं करता। आप भारत के विपक्ष के तमाम सम्मानित नेताओं में से किसी दूसरे नेता का भाषण आप नहीं गिना सकते जो आरएसएस और बीजेपी पर सीधा हमला करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से उनके हिंदू वोटों पर असर पड़ेगा, लेकिन राहुल लगातार आरएसएस का मुकाबला कर रहे हैं। यहां यह कहना जरूरी है कि लोकतंत्र को खतरा बीजेपी से कम आरएसएस से ज्यादा है। आरएसएस आत्मा है, बीजेपी तो शरीर है, चेहरा है, बदलता रहता है। आगे इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, बीजेपी की मानसिकता के लोगों की पहचान करना और उनको कांग्रेस से निकालना। राहुल गांधी के इस भाषण की यह सबसे महत्वपूर्ण बात है
राहुल कैसे करेंगे यह पहचान? क्या इतनी आसान है यह पहचान कि पार्टी के तमाम नेताओं को इकट्ठा करिए और उसमें से छान लीजिए? इसी शब्द का उपयोग राहुल ने बार बार किया कि दो तरह के लोग हैं, उनकी पहचान राहुल गांधी कैसे करेंगे? क्योंकि वह वर्षों से पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं। गुजरात में कांग्रेस 35 साल से सत्ता से बाहर है। इतने वर्षों में तमाम प्रवृत्तियों के नेता कांग्रेस में आए गए होंगे, कैसे राहुल उनकी पहचान करेंगे? तो यह तीन सबसे बड़ी बातें जिन पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की यह जरूरी बात सुनते चलिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो आरएसएस को इस देश का सबसे बड़ा शत्रु बताने में आगे रहे हैं। इसीलिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ सबसे ज्यादा दुष्प्रचार आरएसएस ने किया है, बार बार किया है, जगह जगह किया है। सुनिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, मुझे याद है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में चुनाव प्रचार करने गया था, तब मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं आरएसएस के खिलाफ कुछ ना बोलूं, हिंदू नाराज हो जाएंगे। संघ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह केवल धर्म के नाम पर हिंदुओं को गुमराह कर उनका शोषण करता है। हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य जी की हजारों वर्ष की स्थापित परंपरा है, वह आज भी कायम है। उनमें से कौन से शंकराचार्य हैं जो आज बीजेपी और आरएसएस के समर्थक हैं? बीजेपी शोषक तत्वों का समूह है जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को धर्म के नाम पर लूट कर सत्ता हासिल करना। दिग्विजय सिंह की यह बात बेहद महत्वपूर्ण है और एक तरह से उसी बात को आगे बढ़ाती है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अहमदाबाद में किया। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की बेहद कमी रही है। राहुल एक नई राजनीति कर रहे हैं जब वह आरएसएस को सामने ला रहे हैं और आरएसएस पर खुलकर बात कर रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह की बात जरूर सुनी जानी चाहिए और शायद इससे पहचान की जा सके कि वो कौन से नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इनकी पहचान किए बिना कांग्रेस कैसे गुजरात में सत्ता में वापस आएगी? केवल गुजरात का सवाल नहीं है, देश के तमाम राज्यों में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। गुजरात जैसी ही स्थितियां हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, दूसरे राज्यों में देख रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कांग्रेस से भाजपाइयों की पहचान ठीक तरह के लेंस से की जाए, ठीक तरह के पैरामीटर से की जाए। कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? कांग्रेस की जिम्मेदारियों का विस्तार से जिक्र करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात ने देश को नेतृत्व दिया था। गांधी जी का जिक्र राहुल गांधी के भाषण में है, सरदार पटेल का जिक्र है,
आजादी की लड़ाई के इन दो महानायकों की बात करते हुए राहुल अपने भाषण में आजादी की लड़ाई में गुजरात की भूमिका को रेखांकित करते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैंने कांग्रेस पार्टी की बोली और अपनी बोली। मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती, और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात है। तो अगर हमें रास्ता दिखा, हमारे संगठन को रास्ता दिखा, हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। और उनके एक कदम पीछे आपने हमें सरदार पटेल दीजिए। तो हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, पांच जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 2 गुजरात ने हमें दिए। राहुल गांधी अपने भाषण में बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि गुजरात फंस गया है। कांग्रेस पार्टी गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रही है, गुजरात को रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही राहुल एक बार फिर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम गुजरात की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे।
जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा, राहुल गांधी को यही बात सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक बनाती है कि आप सार्वजनिक भाषण में इस बात को स्वीकार करें कि आप गुजरात को नेतृत्व नहीं दे पाए, गुजरात की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। राहुल कह रहे हैं यह शर्म की बात नहीं है, यह किसी डर की बात नहीं है, बल्कि इसको स्वीकार करना होगा और यहीं से आगे बढ़ना होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह गुजरात के युवाओं से फिर से रिश्ता बनाना चाहते हैं जो टूट गया है जनता से संवाद, और राहुल इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं, संगठन के अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। इसलिए राहुल का यह भाषण बेहद सावधानी से सुना जाना चाहिए। सुनिए उन्होंने कांग्रेस की कमियों को कैसे रेखांकित किया है। रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। और हमें ये सबसे पहले, अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें ये साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। उन्होंने केवल कांग्रेस की कमियों की बात नहीं की। राहुल पहले अपने भाषण में सारे सवालों को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद जवाब दे रहे हैं। एक नेता का काम यही है, केवल सवालों को उठाना नहीं, बल्कि उसके जवाब तलाशने की बात करना। कोई भी लीडरशिप तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक वह जवाब लेकर ना आए। तो राहुल क्या जवाब लेकर आए हैं? राहुल साफ साफ दो टूक कह रहे हैं, हम जनता से दूर चले गए थे, और जब आप जनता से दूर चले जाएंगे तो जनता से कट जाएंगे। फिर वह दो तरीके के नेताओं की बात करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि गुजरात विकल्प चाहता है। यहां विकल्प से ज्यादा बड़ी बात राहुल कह रहे हैं कि गुजरात बी टीम नहीं चाहता। गुजरात को बी टीम नहीं चाहिए, गुजरात को विकल्प चाहिए। इस हिस्से में राहुल जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं वो बात है आधे से ज्यादा नेताओं का बीजेपी से मिला हुआ होना। ऐसा भाषण किसी दूसरे दल के प्रमुख नेता द्वारा सार्वजनिक रूप से सुनाई दिखाई नहीं देता। इसी तरह से आप एक नया दल खड़ा करेंगे,
राहुल ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस में रहकर लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ, कांग्रेस की दुर्दशा इसलिए हुई गुजरात में क्योंकि उसके लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल का यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है, आपको सुनना चाहिए। गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। सवाल और जवाब के बाद राहुल आते हैं कि एक्शन प्लान क्या होगा, आखिर कैसे यह काम किया जाएगा। वह जोर देकर कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, 20 से 30 नेताओं को पार्टी से निकालना पड़ सकता है, इससे ज्यादा भी निकालना पड़ सकता है, तो उनको निकालना पड़ेगा। जब तक आप ऐसे नेताओं की पहचान नहीं करेंगे जो आरएसएस की विचारधारा के हैं, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तब तक पार्टी को खड़ा कर पाना, कांग्रेस को खड़ा कर पाना संभव नहीं है। यहां राहुल एक बार फिर विचारधारा को आगे लेकर आते हैं और कहते हैं जीत हार का सवाल नहीं है, जीत हार का सवाल तो छोटा है, उससे कहीं बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। राहुल यहां तक कहने से नहीं चूकते हैं कि अगर किसी कांग्रेसी का हाथ काटा जाए तो उसमें से केवल कांग्रेस का खून निकले। इसका मतलब है कि जब तक कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह से विचारधारा के लिए समर्पित नहीं होंगे, तब तक गुजरात में कांग्रेस पार्टी वापसी नहीं कर सकती। गुजरात के महत्व को रेखांकित करते हुए राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में बार बार दोहराया कि देश को गांधी गुजरात ने दिया, देश को नेतृत्व गुजरात ने दिया। अब वही गुजरात एक बार फिर कांग्रेस की ओर देख रहा है, इसलिए हमें जनता की आवाज
सुनने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, खेती, व्यापार और पूरी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि 40% वोट है गुजरात में कांग्रेस का, उसे 40 से केवल 45% पर ले जाना है और कांग्रेस गुजरात में सत्ता दोबारा हासिल कर सकती है। उन्होंने नए विजन की बात कही, लेकिन इन सब के बीच बार बार दोहराते रहे कि ऐसे नेताओं को छानना होगा, पहचान करनी होगी उनकी, जो कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस में छुपे हुए भाजपाइयों की पहचान करना। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे इस पर जोर दिया है। ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी। और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी। यह हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, यह हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए। गुजरात के किसानों को देखिए, ये चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन
20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी जब तक ये दो तरीके के जो लोग हैं इनको छाना नहीं जाएगा। तो ये मैं आपसे कहने आया था कि जनता से जुड़ने की जरूरत है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ आसानी से जुड़ सकती है और देश की पॉलिटिक्स बदल गई। राहुल गांधी का यह भाषण एक ऐतिहासिक भाषण है विपक्ष के नेता की हैसियत से, एक ऐसे नेता की हैसियत से जो लगातार सांप्रदायिकता को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित कर रहा है, जिसने भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूरे देश के नागरिकों में एकता की स्थापना की, डरे हुए लोगों में साहस का संचार किया। किसी भी नेता का मूल्यांकन केवल जीत हार से नहीं होना चाहिए। राजनीति केवल जीत हार की बात नहीं है। दुनिया में जो बड़े से बड़े नेता हुए हैं, लंबे समय तक उनको पराजय के साए में रहना पड़ा। तो क्या आप उनका मूल्यांकन केवल चुनावी जीत हार से करते हैं? अब्राहम लिंकन को हम कैसे देखते हैं? नेल्सन मंडेला को हम कैसे देखते हैं? हम गांधी को कैसे देखते हैं? हम अंबेडकर, पटेल और नेहरू की राजनीति को कैसे देखते हैं? यहां से हमको राजनीति के प्रति अपनी समझ विकसित करनी होगी। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं, उनकी सोच पर सवाल खड़े किए जाएं। उनकी सोच का पैमाना लोकतंत्र होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। राहुल गांधी के भाषण में संविधान की बात है, लोकतंत्र की बात है, नागरिक चेतना की बात है। क्या प्रधानमंत्री के भाषणों के बारे में हम यही बात कह सकते हैं? इसलिए नेता का मूल्यांकन करना एक बेहद जिम्मेदारी का काम है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार।